हेलो बच्चों। अभी तक हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन देखा वेक्टर में, वेक्टर अलजेब्रा में। ठीक है, हमने काफ़ी सारे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए, कई सारे स्पेशल केसेस की भी हमने बात की। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, दोज स्पेशल केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हमने खुद भी प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब लॉ ऑफ एडिशन में या एडिशन लॉज में एक और तरीके से एडिशन को सिखाया जाता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में हमें क्या बताया गया है। ठीक, अगर हमारे पास इफ वी हैव टू वेक्टर्स किसी भी तरह से आप मान सकते हैं। इमेजिन कि हमारे पास एक वेक्टर A इज ओवर हियर एंड अनदर वेक्टर B इज ओवर हियर। ऑब्वियसली वेक्टर किसी एंगल पर हो तभी उनके एडिशन का मीनिंग निकल कर आता है। अगर उनके बीच में कोई एंगल नहीं है तो वो सिर्फ एक अरिथमेटिक एडिशन की तरह से हो जाएगा, लाइक 2 + 3 = 5। ठीक है, कुछ एंगल पर है तभी उसमें वैरायटीज मिलेंगी देखने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास वेक्टर A एंड वेक्टर B हैं और इनके बीच में अगर हम एंगल देखें तो ये हो जाएगा दैट एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये तीन चीजें हमें गिवन है। नाउ आई वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, यानी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इनका रिजल्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। राइट, अब किस तरह से पैरेललोग्राम लॉ यहां पर यूज किया जाएगा, तो इसकी सिमेट्री आप समझ सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में फॉर्मेशन हुई थी एक ट्रायंगल की, तो पैरेललोग्राम में फॉर्मेशन होगी एक पैरेललोग्राम की। ये तो क्लियर है बात। किस तरह से वो पैरेललोग्राम बनेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग यही इसके लिखने से देखी जा सकती है। पैरेललोग्राम बेसिकली देखा जाए तो ट्रायंगल लॉ में ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से बन जाता है। किस तरह से समझेंगे यहां पर, जैसे हम R को लिखते हैं A + B, यानी द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B, इफ वी कैन राइट इट एज B + A, तब भी ये दो वेक्टर्स का एडिशन करेक्ट माना जाएगा, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। राइट, यानी मैं A + B को B + A इस तरह से लिख सकता हूं। अब इसमें कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखते हैं। इमेजिन अगर मुझे A + B बनाना है तो रिमेंबर हम कैसे एडिशन बनाते थे, जो पहले लिखा हुआ है, लेट्स ड्रॉ दैट फर्स्ट। तो A + B बनाने के लिए मुझे यहां पर मिल जाएगा वेक्टर A। तो ये रहा हमारे सामने वेक्टर A। राइट, ध्यान रहे जब भी आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे जैसा ओरिजिनल वेक्टर है उसी तरह का वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यानी उसी के पैरेलल और उसी की लेंथ का। राइट, अब इसमें ऐड करना है B को, तो जहां से A खत्म होगा वहीं से आप स्टार्ट करेंगे वेक्टर B, यानी हम यहां पर पहुंचे एंड ये हमें मिलता है वेक्टर B। समझ आई बात। अब A + B अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या मिल जाएगा हमें कि A + B अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ की A के स्टार्टिंग से B के लास्ट तक अगर एक वेक्टर बनाया जाए तो ये वेक्टर होगा वेक्टर R। राइट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं इस R को अगर इरेज कर दूं, ठीक, ये तो बाद में बना लेंगे हम यहां पर। अब अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास रहती है कि मुझे B + A ऐड करना हो, तो बस फॉर्मेशन कंप्लीट दिखे इसके लिए मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा बनाना। पहले क्या दिख रहा है आपको, B, वेक्टर B कहां पर आएगा, वेक्टर B यहां इस तरह से इसके पैरेलल आपको बनाना रहेगा। ये रहा हमारे पास वेक्टर B प्लस वेक्टर A। अब वेक्टर A को उठाओ और यहां पर जैसे ही आप लगाएंगे तो यू विल सी दिस, आपको इस तरह से ये दिखेगा वेक्टर A। एंड अब अगर आप B + A कंप्लीट लिखना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ देयर रिजल्टेंट, सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव द रिजल्टेंट ऑफ B + A as this, यानी स्टार्टिंग टू लास्ट। नाउ रिकॉल, हमने इसी एरो को क्या कहा था, इसी एरो को A + B कहा था।
जिसको आप अगर ऊपर वाले हाफ में देखें तो यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास है b प्लस ए, राइट। फॉर्मेशन आपको दिख रही होगी ए बी एंड ए बी के साथ कि ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, इट इज एन एग्जिस्टिंग लॉ, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लॉ है, इसका नाम हमें पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार सिंपल वर्डिंग प्रॉब्लम्स में नाम लिया जा सकता है क्योंकि सिलेबस में है, इसलिए हम इसको ध्यान रखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या है, राइट। तो क्या बताता है पैरेललोग्राम लॉ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि सबसे पहली चीज a प्लस बी को b प्लस ए लिखा जा सकता है, मीन्स वेक्टर एडिशन फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कि वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, a प्लस बी को b प्लस ए जैसा लिखा जा सकता है। व्हाई? बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ कंफर्म दैट, क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए एंड बी ने जो पैरेललोग्राम बनाया उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, वही प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर, यानी द रिजल्टेंट। बस यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच कंफर्म क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है कि कोई नया फॉर्मूला नहीं, नथिंग, ये हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, यानी अगर आपको यहाँ पर भी वो सारी चीजें लिखनी है कि हमें एंगल ए एंड बी के बीच में, यानी थीटा कहाँ दिखेगा, ये रहा थीटा, राइट। आप अगर b प्लस ए वाले पोर्शन में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये रहा थीटा। अल्फा कहां दिखेगा, तो अल्फा ये रहा बच्चों, राइट, ए के साथ अल्फा। अब यहां से अगर मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहिए तो वही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, r विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, इस फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही हमारा रिजल्ट रहेगा। यहां से भी अगर मैं tan अल्फा कैलकुलेट करूंगा, मेथड भी वही रहेगा सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए। वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेम एज जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ एडिशन में किया था ऑफ कोर्स। तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत छोटी सी बात को ही कंफर्म करने के लिए आप मान सकते हो कि पैरेललोग्राम लॉ को बताया जाता है दैट वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, किसी भी तरह से ऐड किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक इन नॉर्मल अरिथमेटिक आप किसी भी तरह से उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, तो थर्ड लॉ है, देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, बट इफ आई वांट टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स, तो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अब एक सीधी सी बात है, यहीं पर एक छोटा सा वेरिएशन आएगा। रिमेंबर मैंने कहा था कि हम जो ये वेक्टर एडिशन सीखते हैं ये उसी तरह का एडिशन है जैसा हमने बचपन में फर्स्ट क्लास, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में सिंपली, यानी नर्सरी में भी, केजी में भी, जब भी आपने एडिशन सीखा होगा, उन दिनों में जब भी आपने लाइक 2 + 3 करना सीखा होगा, इट इज सेम एज दैट, राइट। अब इसका मतलब क्या है, नाउ इमेजिन इफ आई वांट टू ऐड 3 क्वांटिटीज टुगेदर, राइट। अगर मैं 3 क्वांटिटीज को एक साथ ऐड करना चाहूं तब क्या होगा, सेम एज जैसे हमने 2 ऐड किए थे वैसे ही हम इन तीनों क्वांटिटीज को भी ऐड करेंगे कि पहले 2 लाइंस, देन 3 लाइंस, देन 5 लाइंस, राइट। बना ली सारी लाइंस। अब स्टार्टिंग से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आपके पास आंसर कितना आ गया, 10।
यानी आपको दो को एक बार में ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करने, आप अगर बेसिक ऑफ एडिशन समझे तो आपको क्या करना होता है, जस्ट ड्रॉ दी लाइंस, और इसी को फॉलो करना है हमें एडिशन ऑफ मेनी वेक्टर्स, यानी मोर देन 2 वेक्टर्स वाले केस में अगर हम इसको फॉलो करें तब हमारे पास क्या आने वाला है। यानी हम यहां पर जो करने वाले हैं, हमें एक वेक्टर चाहिए होगा, कोई भी मान सकते हैं। इमेजिन आई वांट वेक्टर p which is the sum of a plus b plus c plus d, इस तरह के 4 वेक्टर्स का सम है। इफ आई वांट टू कैलकुलेट दिस रिजल्ट, हमारे पास 4 वेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। इमेजिन हमारे पास a यहां पर है इस तरह से, फिर ये हमारे पास b है, देन ये हमारे पास c है, एंड हमारे पास यहां पर इस तरह से ये d है। ये मेरे पास कोई 4 वेक्टर्स ओवरऑल हैं जिनको मैं ऐड करके कि इनका समेशन क्या आएगा, दैट आई वांट टू कैलकुलेट। सो लेट्स स्टार्ट। इन सभी को सोल्व करने के लिए हमारे सामने आता है जिसे हम कहेंगे पॉलीगन लॉ, राइट। पॉलीगन लॉ अभी तक तो आदत हो गई होगी, यानी इस बार रिजल्ट में, ड्राइंग में, ज्योमेट्री में क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली अ पॉलीगन, राइट। किस तरह का दिखेगा, लेट्स सी। तो जो हमने बात की, जो भी आपको दिखता जा रहा है उसको ड्रॉ करो पहले, जहां से एक खत्म होगा वहां से दूसरा स्टार्ट होगा, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। पहले क्या लिखा हुआ है, ए, सो ड्रॉ ए। इमेजिन अगर मैं यहां पर ए को ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा, ए हमें यहां कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये रहा मेरे पास वेक्टर ए। अब वेक्टर बी, सो वेक्टर बी इज ओवर हियर। नाउ वेक्टर सी, समथिंग कुछ यहां रहेगा, एंड देन वेक्टर डी। तो वेक्टर डी जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ए के एंटी पैरेलल हो, कोई बात नहीं, जैसा भी है वैसा आप यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी हो गया, लाइक 2 + 3 + 5। अब स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड एंडिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। इनको मिलाते हुए एक एरो बनाओ, एंड वही एरो, what is that arrow? That arrow is P. That means the addition of vector A plus vector B plus vector C plus vector D, ये हमारे पास यहां पर है। A B C D हम इस तरह से लिख सकते हैं। दिखने में आपको लग रहा होगा सीधे सीधे क्या बन चुका है एक, तो ये हमारे पास एक पॉलीगन बन चुका है, और क्योंकि एक पॉलीगन बन चुका है इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीगन लॉ। तो कैसे हमने लिखा समझ आया होगा सबको, किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी वो भी आपको समझ में आ गई होगी, व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ। अब ऐसा बना लेने से क्या कोई यहां पर फॉर्मूला आएगा हमारे पास, आंसर इज नो, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। फिर इस फॉर्मूले, इस लॉ के पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ एक, पहली चीज हमें ये बात का रियलाइजेशन कि हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को साइमल्टेनियसली ऐड कर सकते हैं, राइट। दूसरा बेनिफिट जो कि हमें क्वेश्चंस में कभी भी पूछा जा सकता है, कैसा, इमेजिन इन सभी वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड्स बराबर हो तो ये पॉलीगन कभी भी अगर एंगल्स भी कुछ ठीक ठाक दिए जाएं तो एक रेगुलर पॉलीगन बन सकता है, राइट। अब जरा ध्यान देना, इसमें एक सिंपल सा स्पेशल केस दिया जा सकता है जो कि दिया जाता है अक्सर। कैसा स्पेशल केस, तो स्पेशल केस, इफ गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ये कोई 5 वेक्टर्स हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। A plus B plus C plus D plus E is equals to 0, नल वेक्टर है। अगर 5 वेक्टर का सम, if it is 0 वेक्टर, then what will happen, तब यहां पर क्या होगा हमें यह बताना है। स्पेशल केस यहां पर किस तरह का होगा, तो अभी हम देख रहे थे कि 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके अगर कुछ आया तो ऐसा बनेगा,
अभी हमने क्या देखा, इन 5 वेक्टर्स का सम कितना होना है, 0 होना है। अब ये 0 किस तरह से लाया जा सकता है, इमेजिन अगर लास्ट वाली ही कंडीशन होती तब हमें क्या दिख रहा होता, कि हमें दिख रहा होता कि अगर ये मेरे पास a यहां पर, इफ दिस इज a then this is b then this is c then this is d. Now imagine if there is a vector e like this, if there is a vector e like this, ठीक है, ये 5 वेक्टर्स अगर हमें इस तरह के दिए गए हैं, तब हमने स्टार्ट कहां से किया था, a से, मीन्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कहां पर किया, एट द हेड ऑफ E, दैट मीन्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि हम जब स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट को मीट करते हुए एक वेक्टर बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट नथिंग, वी विल गेट अ नल वेक्टर, हमें एक नल वेक्टर मिलेगा, दैट मीन्स कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह का दिया गया है, चाहे वो 2 वेक्टर्स ऐड करके 0 के बराबर, 5 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, कितने भी वेक्टर्स ऐड किया 0 के बराबर उसको हमने लिख दिया, इसका मतलब वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बन जाएगा, रेगुलर पॉलीगन की तरह से हमें यहां पर दिखेगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम उसी पॉइंट पर आ जाएगा, उसी जगह पर आ जाएगा। ऐसे वेक्टर्स को हम यहां पर पॉलीगन लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं कि व्हेनेवर मोर देन 2 वेक्टर्स, एक्चुअली 2 वेक्टर्स में पॉलीगन नहीं दिखता, मोर देन 2 वेक्टर्स जिनका सम अगर 0 हो जाए तब हमें एक क्लोज्ड पॉलीगन मिलता है, ना कि रिजल्टेंट बनाना पड़ता है उसके लिए, उसमें रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉलीगन लॉ, राइट। आपको तीनों तरीके वेक्टर एडिशन के समझ में आ गए होंगे। अब जैसे इस पॉलीगन लॉ पर बेस्ड हमने जब लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी आप पॉलीगन लॉ का यूज कर सकते थे। अब हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं कि क्या हम कुछ और भी कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लास्ट वीडियो में मैंने इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से करके दिखाया था। अभी देखते हैं क्या इसमें पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ की हेल्प ली जा सकती है या नहीं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, 3 वेक्टर्स p, q एंड r आर सच दैट वेक्टर p इज इक्वल्स टू वेक्टर q's मॉड, यानी द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल ऑफ p एंड q। साथ में गिवन है r's मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, राइट। हमें p एंड q के बीच में एंगल भी फाइंड करना है। नाउ यू सी दिस, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस और कहीं पर भी ये आपको दिख जाए जहां पर 2 से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है, so that means definitely it is based on polygon law। अब इस polygon law को भी ध्यान से देखिए तो ये किस पर बेस्ड है, उस स्पेशल केस पर, राइट, जिसमें वेक्टर्स का सम एक नल वेक्टर हो जाता है। दैट मींस p, q एंड r ये तीनों मिलकर एक पॉलीगन बनाएंगे। अब 3 वेक्टर्स का पॉलीगन कैसा दिखेगा, ट्रायंगल, जिसमें से 2 साइड्स कैसी हैं, बराबर। That means that triangle is isosceles triangle। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिखेगा, एक रैंडम शेप ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं यहां पर, तो ये हो सकता है मेरे पास P होगा, देन मेरे पास यहां पर इतनी ही लेंथ का अगर मैं Q बनाऊं तो मुझे ये ऐसा आपको कुछ Q दिख जाएगा, जिसमें लेंथ मुझे बराबर रखनी पड़ सकती है। एंड इन द लास्ट ये हमारे पास होना चाहिए यहां पर R यहां होना चाहिए, ताकि हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से घूमकर वहीं पर पहुंच जाएं। गिवन डाटा के हिसाब से वेक्टर P इज इक्वल्स टू वेक्टर Q एंड वेक्टर R इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर P। ये हमें डाटा दिया हुआ था। तो P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q, तो ये आइसोसेलेस तो हो गया। अब साथ में रूट 2 टाइम्स, अब यहां पर एक बड़ी ही अच्छी सी सिमेट्री,
आपको कौन सा ट्रायंगल सोल्व करना आता है मैथमेटिकली, जिसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो? आंसर इज राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ चमका? ध्यान से देखो, दो साइड्स बराबर और तीसरी साइड किसी एक साइड का √2 टाइम्स। ये तो साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसा किया गया है। सी, अगर मैं P को Q के बराबर रख दूं तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट √2 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, अब इस तरह से अगर मैं यहां पर सोचूं तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता है। एंगल पूछा था, P एंड Q के बीच में डायग्राम देखकर समझ में आता है कि यही वाला एंगल जो यहां पर पूछा गया है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें P इज इक्वल्स टू Q है, तो एक्चुअली ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये रहा वेक्टर P, ये रहा वेक्टर Q एंड ये रहा वेक्टर R। ठीक है, तो दोनों मेथड हमारे पास हो सकते हैं। यहां पर भी आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। लास्ट जब मैंने आपको डायरेक्टली मैथमेटिकल वे में सोल्व करके दिखाया था कि अगर मैं इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन से करूं तब भी हमारे पास 90 डिग्री आया था। तो ये एडवांटेज हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में। अगर ये दोनों तीनों चीजें आपको क्लिक कर जाए तो टेक्निकली आपको इस क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना होता, आप डायरेक्टली ये जज करते हो कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी P एंड Q के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। बाय चांस यहां पर अगर P एंड R के बीच में एंगल पूछा जाता तो ये रहा P, ये रहा R, कितना एंगल होता? 135। यहां से आप डायरेक्टली देखकर बता सकते थे। ठीक है, ऑल्दो हम इसी कैलकुलेशन को tan अल्फा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बट अगेन दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं करने की। यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी और ज्यादा हो जाती है बिकॉज आपने उस सिचुएशन को पूरी तरह से कंपेरेबल बना दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ था अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट उससे पहले एडिशन में ही एक छोटा सा मैनिपुलेशन अगर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अगर मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए सब्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए अगर मैं इसको डिनोट करता हूं, वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपको सभी बुक्स में एज ए टॉपिक नहीं मिलेगा, ये मैं बनाकर पढ़ा रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ती है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, या वेक्टर अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो समझ लो इसको, बहुत ही सिंपल है, एडिशन पर ही बेस्ड है। किस तरह से छोटी मोटी चीजें चेंज होंगी यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, इमेजिन अगर मैं लिख रहा हूं कि आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, अगर मैं a माइनस बी लिख रहा हूं और इसको कह रहा हूं कि ये वेक्टर s के बराबर है, यानी सब्ट्रैक्शन के बराबर है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तब हमारे पास क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन में टेक्निकली मुझे एडिशन ही करना है। कैसे? समझिए, टेक्निकली मुझे एडिशन कैसे करना है? दैट आई विल ऐड a प्लस माइनस b। मुझे ऐड करना है a एंड माइनस b नाम के इन दोनों वेक्टर्स को। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेक्निकली वो अपने आप में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, समझते हो ना इस चीज को? तो ठीक है, तो हमें जो सब्ट्रैक्शन करना होता है वो भी एक तरह से एडिशन ही है। कैसे कर सकते हैं, किस तरह से, तो मैंने आपको बताया। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं और इसकी वजह से फॉर्मूला में क्या चेंज होने वाला है, वी विल सी दैट। तो इमेजिन अगेन पुराने वाली तरह से ही हम दो वेक्टर्स को, यानी वेक्टर a एंड वेक्टर b कुछ इस तरह से हमने यहां पर लिए हुए हैं। नाउ इफ आई वांट कि मैं इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए एक ज्योमेट्री बनाऊं तो क्या करना होगा? पहले वेक्टर a, तो a को एज इट इज बना लिया, ये रहा देखो वेक्टर a। अब वेक्टर b की जगह पर मुझे क्या ड्रॉ करना है? माइनस ऑफ वेक्टर b। अब माइनस ऑफ वेक्टर b में ज्यादा कुछ नहीं होगा,
जो एरो ऊपर की तरफ है अब वो नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट। तो वेक्टर बी इसका नेगेटिव कहां आया, तो ए जहां पर खत्म हुआ वहां से आपको माइनस बी ड्रॉ कर लेना है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया एंड माइनस बी आ गया। अब हम ए एंड माइनस बी को अगर ऐड करना चाहें तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या निकल कर आया, ए के स्टार्टिंग पॉइंट से बी या माइनस बी के एंडिंग पॉइंट को आपको मीट करना है एंड हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन तैयार है एस। समझ आई बात। ये है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन एज ए प्लस माइनस बी। डाटा कहां गया यहां पर, लुक क्लोजली। ये ए था, अगर मैं रफली बी को ड्रॉ करता तो बी यहां जाता और हम इन दोनों के बीच में जो होने वाला एंगल होता है उसको थीटा यानी यहां लिखते हैं, तो वो एंगल कहां होता, दैट एंगल इज हियर, राइट। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के जो बीच का एंगल थीटा वो यहां दिख रहा है, वो यहां दिखता। अब क्योंकि मैं तो ऐड कर रहा हूं वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी को, तो वो एंगल हमारे पास कहां होगा, दैट एंगल ए एंड माइनस बी का होगा इस साइड, राइट। अब ये जो इस साइड वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरी लाइन इस पर कंप्लीट एंगल 180 का है, तो ये सिर्फ नीचे वाला कितना बचा, 180 माइनस थीटा। तो व्हेन आई यूज subtraction as addition of vector a and minus b, then I will just do this. Vector a's magnitude square plus minus b's magnitude square plus 2 times of vector a into minus b into cos 180 minus theta। सिर्फ ये करना है। समझ आई बात। इसका बेनिफिट समझ लो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम ए ही लिखते हैं, माइनस बी करने से क्या मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ेगा, नो, सेम एज यहां पर भी 2a और माइनस बी की जगह पर भी b हम यहां पर लिखेंगे एंड देन cos 180 माइनस थीटा को क्या लिखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था दैट वाज माइनस cos थीटा। तो हमें जो रिजल्ट दिखेगा सब्ट्रैक्शन में उसमें सिर्फ क्या अंतर आया, एडिशन वाज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जबकि सब्ट्रैक्शन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। सिर्फ ऐसा हो जाएगा, यानी प्लस की जगह पर बीच में एक जगह पर माइनस 2ab cos थीटा हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगर मुझे इसका एंगल चाहिए कि a का एंगल s के साथ कितना बना, तो देखिए हमें यहां से a के साथ कितना बनेगा, इसको अगर मैं बीटा डिनोट करूं तो tan बीटा कितना हो जाएगा, यहां से tan बीटा हो जाएगा बच्चों, क्या था फॉर्मूला, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर मैं वैल्यू रख दूं तो b साइन थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। दैट मीन्स सिंपली कि अगर हम यहां पर इसको ओपन करें तो हमें tan बीटा की वैल्यू भी डायरेक्टली मिल जाएगी, एज फॉर tan बीटा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, और हम कुछ इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे यहां से, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं जिस तरह से हमने एडिशन कंप्लीट किया था, राइट। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो रिजल्ट है और एडिशन के लिए जो रिजल्ट है एकदम दिखने में एक जैसे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर डिफरेंस आएगा। इसको याद भी रख सकते हो, जहां भी कोस थीटा वाली टर्म दिखे माइनस लगा दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके लिए मिल जाएगा, वो सब्ट्रैक्शन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बात क्लियर हुई। अब क्या इसमें भी हम वो सारे स्पेशल केसेस जनरेट कर सकते हैं, आंसर इज यस।
यहां पर भी हम वो सारे स्पेशल केसेस जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से थे स्पेशल केसेस? स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ थीटा इज 0, दैट मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, तब सब्ट्रैक्शन क्या होगा? तो बस वैल्यू रखते जाओ और कुछ नहीं। वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 रखते ही कॉस 0 हो जाता है 1, और ये बन जाएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो दैट विल कम आउट मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स विच आर पैरेलल। ठीक, यानी जो वहां पर एंटी पैरेलल का रिजल्ट था वो यहां पर पैरेलल का रिजल्ट आ गया। इसी तरह से नंबर 2 अगर हम देखें स्पेशल केसेस में, तो नंबर 2, चलिए इस बार थीटा इफ इट इज 90 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है, अगर ऐसा हमें यहां पर दिया गया है, दैट मीन्स थीटा को 90 रखना है, तो सब्ट्रैक्शन s कितना आएगा? दैट विल कम आउट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos 90, एंड cos 90 कितना होता है? 0 होने की वजह से कितना हो जाएगा ये? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज वेक्टर s। ये आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब नंबर 3 क्या था? इफ एंगल बिटवीन a एंड b is 180 degree, that means a and b are anti-parallel। अगर a and b anti-parallel हैं तब क्या होगा? यानी थीटा if it is 180, so थीटा if it is 180 तो s हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। उस -1 से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, एंड हमारे पास होगा प्लस 2ab, दैट मीन्स ये s कितना हुआ? ये s हुआ हमारे पास a प्लस b हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर भी चाहे तो आप सब्ट्रैक्शन में भी वो 4th वाला स्पेशल केस लिख सकते हैं जो मैंने आपको वहां पर करवाया था, राइट? यानी नंबर 4, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, अगर ऐसा रहेगा तो s कितना आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां हो जाएगा, या यहां था हमारे पास 2 cos थीटा। अगर a एंड b दोनों बराबर है, इमेजिन अगर मैं दोनों को ही x मान लूं, तब यहां जो डाटा मिलेगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। x को आप बाहर लेकर आएंगे और अंदर मिल जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचोगे, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी। क्या थी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू? दैट वाज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट ऐसे कंडीशन में सब्ट्रैक्शन का आता है हमारे पास, विल कम आउट s इज इक्वल्स टू 2x साइन थीटा बाय 2। ये हमारे पास यहां से 4th रिजल्ट भी आ जाएगा, राइट? अब इन सभी रिजल्ट्स को स्पेशली इन चारों रिजल्ट्स को अगर हम यहां पर देखें तो देखो a माइनस बी, 2 डाटा है मेरे पास, 2 वेक्टर्स हैं जिसका सब्ट्रैक्शन एक जगह पर a माइनस बी, एक जगह पर a प्लस बी, एक जगह पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड एक जगह पर 2x कोस या साइन थीटा बाई 2 आया। इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? तो सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास यहां पर है अभी तक a प्लस बी। तो whenever theta becomes 180,
हम s की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे whenever थीटा becomes 0, राइट? जब भी थीटा की 0 वैल्यू रखी जाएगी उस समय पर सब्ट्रैक्शन मिनिमम होगा। तो s की मिनिमम वैल्यू इज a माइनस बी, s की मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी। कुछ ऐसा हमारे पास यहां पर रहने वाला है, ठीक है? ऐसे ही जैसे हमने, अगर मैं एडिशन में भी इस चीज को दिखाऊं आपको, तो एडिशन में भी आपको ये चीज दिख जाएगी जो हमने लास्ट क्लास में एडिशन वाले सारे स्पेशल केसेस देखे थे। यहां पर a माइनस बी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वाज केस 1, ये वाला, दैट मींस ये आर मैक्स होगा, ठीक? तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इसको आप याद रख सकते हो, a प्लस या माइनस b, अगर मेरे पास ऐसा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, और कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऑब्वियसली सिर्फ पॉजिटिव साइन हम यहां पर कंसीडर करेंगे, ये फाइनली आप ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्टली कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को भी बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, राइट? तो जेईई मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, आप अगर इतना कर लेते हो, इन तीनों एग्जाम की गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। आगे देखेंगे हम वेक्टर पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। बाकी एडिशन का जो कंटेंट है, जो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिया जाता है, वो बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, ना ही जरूरत है कुछ भी तैयार करने की, ठीक है? तो अब आगे देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो क्या है बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास? इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सच एज that vector a plus vector b's magnitude is equals to vector a minus vector b's magnitude, ठीक? Then find the angle between vector a and vector b। ऐसी किसी भी सिचुएशन जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, तो वन ऑफ द पॉसिबल अप्रोच और फेवरेट अप्रोच सबका यही होता है कि जो गिवन है उसी को सोल्व करो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a and b, that means the magnitude of their resultant। तो if I am writing this as a plus b per mod, that means this is equals to vector a minus vector b का मैग्नीट्यूड। अगर हम इस पर मॉड लगाएं तो क्या मिलेगा हमें? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यानी हमने वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के यहां पर रिजल्ट यूज किए हैं। थीटा ऑब्वियसली द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब बस इसको सोल्व करना है। जैसे कि स्क्वायर रूट्स ऑब्वियसली दोनों तरफ स्क्वायर करके कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बचेगा माइनस 2ab cos थीटा। दोनों को एक साइड ले ही आया जाए तो हमारे पास 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 यहां पर बचता है, ठीक है? तो इस बात का कोई एक नहीं, कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट या मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में हम रख सकते हैं, अगर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। कैसे भाई? ऐसा लिखने का सीधा सीधा मतलब है, देखो 4 से तो कोई मतलब है नहीं, कांस्टेंट है, वो तो नॉन जीरो है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो इस बात के 3 मतलब निकाले जा सकते हैं। कैसे कैसे? कि इन तीनों को ही देखा जाए। हो सकता है a इज इक्वल्स टू 0, या हो सकता है b इज इक्वल्स टू 0, या हो सकता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों का ही मतलब निकाला जा सकता है। हो सकता है कोई 2 0 हो जाए, हो सकता है कोई 1 0 हो सकता है तीनों ही 0 हो जाए, इसलिए तीनों के लिए बीच में और यूज कर लेते हैं। अब मानो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट बनाना है
तो मैं क्या लिखूंगा या क्या इस क्वेश्चन में ऐड कर सकता हूं? इफ टू वेक्टर्स या टू यहां पर ऐड कर दूं अगर नॉन जीरो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर मैं ऐसा कर देता हूं तब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सिर्फ क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा बच्चों cos theta is equals to 0 and at last theta will come out 90 डिग्री। बट अगर ऐसा नहीं था, जैसा हमारा क्वेश्चन दिया गया था वैसा ही देखें तो इसके कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। खुद वेक्टर ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर या दोनों नल वेक्टर या फिर नल वेक्टर होते हुए उनके बीच में एंगल 90 भी पॉसिबल आंसर रखा जा सकता था। ऑल्दो हमेशा, वैसे मैंने जब भी ये वाला क्वेश्चन देखा है इसमें ए और बी को नॉन जीरो लिखकर दिया ही हुआ है, या फिर ये एक सिंगल करेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन था जिसमें थीटा ही सिर्फ गिवन था, दैट मींस 90 डिग्री शुड बी दी आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उसके रिजल्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। उस इंफॉर्मेशन की हेल्प लेकर हमें यह बताना है कि ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है। अब देखिए, सिंपल सा लॉजिक, कभी भी किसी भी तरह से ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमारे पास दो वेक्टर्स विद रिजल्टेंट, यानी एक रफ ट्रायंगल पहले ही बना लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड यहां कहीं होगा वेक्टर आर यानी उसका रिजल्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा ही बनेगा, एक रफनेस यानी जैसा हमने ट्रायंगल लॉ में देखा था एक ट्रायंगल तो बनेगा। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से इसको मॉडिफाई करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। क्या लिखा है? रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी ये जो आर है वो ए के परपेंडिकुलर होना चाहिए था। दैट मींस ये ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा गिवन होना चाहिए था कि वेक्टर ए यहां होता और आर इसके परपेंडिकुलर, दैट मींस कुछ ऐसी कंडीशन में ये आर होना चाहिए था, राइट? एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो बी, तो अगर ये ए ये आर तो बी कहां होता? कि बी को फिर यहां होना पड़ता, बिकॉज ट्रायंगल तो कंप्लीट करना ही है ना। और साथ में क्या गिवन है? साथ में गिवन है जो आर है उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। समझ आई बात? अब जो आर का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है? दी एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच जब ट्रायंगल लॉ में हम देखते हैं तो एंगल हमेशा एक्सटीरियर वाला ही देखना है, यानी ये एंगल इस वाले डायग्राम में कहां दिखेगा कि अगर मैं बी को इस साइड ले गया हूं तो मुझे ये एंगल दिखेगा यहां पर, इस तरह से ये थीटा मुझे दिखेगा। करेक्ट? ये थीटा फाइंड करना है। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। आफ्टर ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, ये थीटा है तो ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा, राइट? इस 180 माइनस थीटा के लिए क्या मैं इस परपेंडिकुलर, इस बेस और इस हाइपोटेन्यूज को सोल्व नहीं कर सकता, जिसमें ऑलरेडी मुझे एक रिजल्ट गिवन है कि रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाई 2, विच इज इंपॉर्टेंट। रिलेशन किसमें गिवन है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स क्या लगाना चाहोगे? साइन। तो साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। करेक्ट? लेफ्ट हैंड साइड साइन 180 माइनस थीटा अगेन कम्स आउट टू बी साइन थीटा, while r जो हमारे पास था उसको मॉड b बाय 2 रखेंगे, डिवाइडेड बाय b तो है ही, कैंसिल होगा और आ जाएगा 1 बाय 2। और ऐसा करने के बाद मुझे थीटा कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री यहां से मिल जाएगा, राइट? सो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं अगर आप सिस्टम में रहकर क्वेश्चन को करोगे। कुछ भी पढ़कर कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रहे, जब भी कुछ इस तरह से लिखा जाए जिसका डायरेक्ट डायग्राम आप नहीं बना पा रहे हो, पहले एक रफ डायग्राम बना लो, उसके लिए उस क्वेश्चन के लिए उस डायग्राम को मॉडिफाई करो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा।
इजीली वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0, मींस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। रिमेंबर हम कौन से लो पर पहुंच रहे हैं? पॉलीगन लो। पॉलीगन लो क्या था? इफ sum of vector becomes 0 that means it becomes a polygon, right? परफेक्ट पॉलीगन बन जाता है। 3 वेक्टर्स मिलाकर 0 बन रहे हैं तो वो क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल की कंडीशन सीधे सीधे क्या होती है? ट्रायंगल की कंडीशन सम ऑफ 2 वेक्टर्स, ओके, सम ऑफ 2 साइड्स must be greater than the third side या largest side, ऐसा कहना चाहिए। सम ऑफ जो स्मॉलर साइड्स हैं उनका सम करें तो वो बड़ी वाली साइड से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप एक ट्रायंगल बना सकते हो। बट साथ में हमने एक और केस पढ़ा है कि हम a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यानी अगर 3 को मिलाकर 0 करना है तो c मे बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस बी, यानी हमारे पास ये कंडीशन रहेगी जो इस क्वेश्चन में मुझे चेक करनी है, राइट? तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c कौन कौन से क्वेश्चन में हो रहा है, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस में हो रहा है। तो 2 प्लस 4 एंड यहां पर इन दोनों को ऐड करूं तो 6 हो जाता है जो कि 8 से छोटा है, रॉन्ग ऑप्शन। 4 प्लस 8 12 विच इज लेस देन 16, अगेन रॉन्ग ऑप्शन। 1 प्लस 1 2 ये अभी तक हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 4 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2, अगर 0 तो वैसे भी नील है, इसको तो हटा दें। 1 प्लस 2 ये 3 हो जाता है विच इज लेस देन 5, तो ये भी इनकरेक्ट है। यानी अगर 3 वेक्टर के एडिशन को 0 करना है दैट मींस यू मस्ट नीड टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल विद वेक्टर कंडीशन क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए? a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये है हमारे पास वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, जितने चाहो उतने कर सकते हो। बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस ना नीट ना ही जेईई मेंस ना ही जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। वेक्टर अगेन इज अ पार्ट ऑफ राइट नाउ ऑफ बेसिक मैथ्स, ये एक बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, अलग से ये आपको किसी भी बुक में कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, छोटे मोटे टॉपिक की तरह से ही दिया जाता है। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करें, बाय चांस आ भी सकता है, कभी कभी बहुत ही रेयर बट नीट वगैरह में दिया जा सकता है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो व्हाई वी स्टडी वेक्टर? बिकॉज हमें नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, पढ़ना है। अभी वेक्टर खत्म नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन वाला पूरा पार्ट बाकी है, ये एडिशन वाला पार्ट था। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग वीडियोस।